तो अभी जो इन्वेस्टर हैं वो फोकस कर रहे हैं कहाँ पे पैसा बन सकता है। मैंने ऐसे स्टेट ऑफ हॉर्मोज एफएमसीजी के ऊपर इम्पैक्ट डाला है। इंडेक्स गिरा है 15%, लेकिन एफएमसीजी 30%। इस एफएमसीजी सेक्टर पूरा ग्लोबली क्रैश हुआ है। तो जनरली यूएस से कनेक्टेड है और यूएस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस वार के साथ कनेक्टेड है। आने वाले समय में एफएमसीजी और भी पिट सकता है। सिचुएशन कब तक बना रहेगा और एफएमसीजी में कैसे ही रिवाइव आएगा। रिसेंटली हमने देखा कि बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसमें स्टेट ऑफ हॉर्मोज कुछ समय के लिए उसको रोक दिया गया और इसी कारण में बहुत सारे देशों में क्राइसिस आ गए। इसके चलते स्टॉक मार्केट क्राइसिस बना, बहुत सारे सेक्टर पिटे, कुछ सेक्टर रिवाइव कर रहे हैं। तो अभी जो इन्वेस्टर हैं वो फोकस कर रहे हैं कहाँ पे पैसा बन सकता है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पिटने वाले जो स्टॉक्स थे उसमें से थे रिटेल और आईटी और उसके साथ ही एफएमसीजी। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज के इस फ्लक्चुएशन के साथ एफएमसीजी का क्या रिलेशन है और इसका आगे जाके इम्पैक्ट क्या हो सकता है। ये मेरा ओपिनियन है और ये मेरा सोच है। आप देखिए इसमें कितने हद तक आपको लग रहा है कि मैं सही हूँ। अगर कहीं पे मैं गलत हो रहा हूँ तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म करिएगा। तो यहाँ पे हम जाके बात कर रहे हैं कि कैसे स्टेट ऑफ हॉर्मोज एफएमसीजी के ऊपर इम्पैक्ट डाला है। और कोविड के टाइम में मार्केट ऑलराउंड 45% का करेक्शन देखने के लिए मिला था, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर में हल्का सा गिरावट, मतलब 30% का गिरावट देखने के लिए मिला था। लेकिन कोविड क्राइसिस में 30%, जहाँ पे इंडेक्स गिरा था 45%, अभी स्टेट ऑफ हॉर्मोज का क्लोज होने के बाद इंडेक्स गिरा है 15%, लेकिन एफएमसीजी 30%। इसके पीछे का रीज़न क्या है? ऑलरेडी हमने वीडियो में बात किया था लास्ट वीडियो में कि कैसे आईटी, रियल एस्टेट स्टॉक्स और एफएमसीजी पिटा था। लेकिन आज हम बात करेंगे एफएमसीजी सेक्टर का हालत इस जैसे क्यों है और आगे जैसे ये कैसे रिकवर कर सकता है और आगे जाके बढ़ सकता है। तो चलिए बात करते हैं, थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मोज जैसे ही क्लोज हुआ तो एक बात क्लियर हो गया कि क्रूड और गैस ये दोनों महंगे होने वाले हैं। तो गैसेस में हमारे पास आता है एलपीजी और एलएनजी। इसके अलावा भी बहुत सारे गैसेस आते हैं, लेकिन एलपीजी हमारे कुकिंग के लिए यूज़ होता है और एलएनजी फैक्ट्रीज में यूज़ होता है, जिसके कारण फैक्ट्री में जो भी सारी चीज़ें मोल्डिंग हो गया, मेल्टिंग हो गया, ये सारे यूज़ होते हैं। जैसे ही एलएनजी बंद होना के कगार पे आया तो सबसे फर्स्ट जो क्राइसिस हुआ वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ज़्यादातर प्लास्टिक से बनते हैं और प्लास्टिक मोल्डिंग जो होता है वो एलएनजी गैसेस में होता है। एलपीजी गैसेस के हमारे पास कुछ कुकिंग के लिए स्टोरेज था और कैसे भी करके हमने मैनेज कर लिया, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम आता है, इसलिए इसको सप्लाई देना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। लेकिन एलएनजी पूरा ठप कर दिया गया, बंद कर दिया जाए। क्रूड ऑयल जैसे ही बढ़ा, बहुत सारे देश हैं जो कि ईरान के ऊपर निर्भर हैं क्रूड के लिए, वो सारे देश कोलैप्स हो गए हैं। उन पे जैसे कोविड में हमारे यहाँ शटडाउन हो गया था, वैसे कंडीशन हो गया, फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो गए। तो बहुत सारे चीज़ें ऐसे थे कि जो कि हमारे फिनिशिंग गुड्स के रॉ मटेरियल्स थे, वो सारे बंद हो गए। इसीलिए बहुत बड़ा क्राइसिस दिखा गया और आने वाले समय में ये और भी भारी प्रॉब्लम्स ला सकता है। तो एलएनजी गैसेस में हमने एक चीज़ देखा कि प्लास्टिक इम्पॉर्टेंट है, जो कि एफएमसीजी के पैकेजिंग में यूज़ होता है। ओके, सेकंड, एफएमसीजी में जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि मैदा बिस्कुट के लिए यूज़ होता है, मक्का बाजरा, जो भी हम पैकेजिंग फूड्स खाते हैं, ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं। और इनको उगाने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ यूज़ होता है वो होता है यूरिया। तो यूरिया ज़्यादातर एलएनजी से बनता है और एलएनजी जैसे ही बंद हुआ तो यूरिया के दाम बढ़ने लगे। तो सिंपल है, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो जो कंपनियां उस रॉ मटेरियल के ऊपर निर्भरशील हैं तो वो कंपनियां ज़्यादा पैसा नहीं बना पाएंगे, हो सकता है वो आगे जाके घाटे में चले जाए। और फाइनल, जब भी हम पैकेजिंग फूड्स और एफएमसीजी के बारे में बात करेंगे तो पाम ऑयल के बारे में बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? पाम ऑयल ज़्यादातर इंडिया में जो भी बनता है साउथ के एरिया में बनता है, लेकिन उतना सफिशेंट नहीं है जितना हमारा कंजप्शन है। तो ज़्यादातर जो पाम ऑयल आता है वो आता है मलेशिया से, और मलेशिया पूरा फोकस्ड है क्रूड ऑयल लेने के लिए ईरान के ऊपर। जैसे ही ईरान से मलेशिया को क्रूड ऑयल सप्लाई बंद हुआ तो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मलेशिया जो पाम ऑयल प्रोड्यूस करता है
वो एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। इसका मतलब एफएमसीजी सेक्टर पूरा ग्लोबली क्रैश हुआ है। तो जनरली क्या होता है, जब भी मार्केट क्रैश होता है तो मार्केट में 3 इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा प्रीमियम माना जाता है कि मार्केट गिरे या बढ़े, इन सेक्टर को हम पैसा हमेशा बनाएंगे। एक होता है आईटी, दूसरा होता है एफएमसीजी और एक होता है फार्मा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मार्केट गिर रहा है लेकिन फार्मा के स्टॉक्स उतने नहीं गिरे हैं, लेकिन आईटी बहुत जोरों से पिटा है क्योंकि आईटी यूएस से कनेक्टेड है और यूएस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस वार के साथ कनेक्टेड है। और एफएमसीजी हमने देखा कि 3 रीज़न है। एक है हमारा प्लास्टिक, जो कि बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैकेजिंग में। दूसरा है यूरिया, जिसके वजह से हमने आने वाले समय में जो भी हमारे रॉ मटेरियल में उसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, हो सकता है सप्लाई चेन कट जाए। और फाइनली है पाम ऑयल। तो अभी क्लैरिटी मिल गया कि 3 चीज़ें जो भी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो रॉ मटेरियल है, जो पैकेजिंग है और जो प्रोसेसिंग के लिए है, ये तीनों चीज़ें अभी बंद है। इसीलिए आने वाले समय में एफएमसीजी और भी पिट सकता है, ऐसा लोगों का थॉट प्रोसेस है। अभी हम बात करेंगे ये सिचुएशन कब तक बना रहेगा और एफएमसीजी में कैसे ही रिवाइव आएगा। एफएमसीजी क्यों हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी बड़े बड़े पोर्टफोलियो हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, उसमें से बड़ा स्टॉक बैंकिंग एंड फाइनेंस के बाद एफएमसीजी है। और इसको इसीलिए लिया गया था कि मार्केट क्राइसिस बने तो सेफ्टी और स्टेबिलिटी बना रहे। लेकिन जब सेफ्टी और स्टेबिलिटी जिस सेक्टर में बनना रहना चाहिए था, वही सेक्टर अगर पिट जाए तो म्यूचुअल फंड का क्या हाल होता है वो आप देख रहे हो। इसीलिए आपके म्यूचुअल फंड्स का हाल ऐसा है। तो आपको जानना जरूरी है रिवाइव कैसे करेगा। तो जैसे ही एलएनजी सप्लाई आता है तो हमारा 2 चीज़ें क्लैरिटी आ जाएगा कि यूरिया बनना शुरू हो जाएगा और आने वाले समय में पैकेजिंग क्लियर हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे ही मलेशिया तक क्रूड ऑयल पहुंचेगा तो सप्लाई चेन वहाँ से भी खुलेगा और पाम ऑयल हमारे पास आएगा। लेकिन अभी फिलहाल बीच में जो सप्लाई चेन कटा है उसका इम्पैक्ट आने वाले दिसंबर क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर में देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि जैसे ही क्रूड ऑयल का सप्लाई चारों तरफ बनेगा तो पाम ऑयल हमारे पास तुरंत ही पहुंच जाएगा, इसमें कुछ दो राय नहीं है। और प्लास्टिक प्रोडक्ट्स तुरंत ही बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन यूरिया जो शॉर्टेज आया है, इसीलिए जो क्रॉप्स डाले नहीं गए हैं और आने वाले फसल जो खराब हुए हैं उसका भरपाई जाके नेक्स्ट ईयर देखने के लिए मिलेगा। मतलब आप प्लास्टिक बना सकते हो और पाम ऑयल भी लेके आ सकते हो, लेकिन जो इस दौरान जो रॉ मटेरियल्स मैदा, मक्का या फिर जो भी चीज़ें आपने बनाए नहीं है उसको बनाने के लिए तो थोड़ा टाइम चाहिए। तो हो सकता है मार्केट यहाँ से रिकवर करे तो आईटी रिबाउंड हो सकता है, लेकिन एफएमसीजी अगर रिकवर करता है तो फिर से भी ड्रॉप देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर में बहुत सारे ऐसे एफएमसीजी कंपनी हैं जिनके अर्निंग्स नेगेटिव आने वाले हैं। जैसे ही अच्छे कंपनी नेगेटिव अर्निंग्स या फिर प्रीवियस क्वार्टर से खराब अर्निंग्स दिखाई देंगे तो लोग उनके शेयर्स बेचना शुरू कर देंगे। तो बी केयरफुल, आप अगर एफएमसीजी के फैन हो, एफएमसीजी स्टॉक्स क्राइसिस के समय खरीद रहे हो तो यहाँ पे एक साथ पैसा ना डाल के हल्का हल्का पैसा डालते जाइए, क्योंकि आने वाले समय में आपको हो सकता है इस सेक्टर में और भी डिप देखने के लिए मिले और भी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिले स्टॉक्स खरीदने के लिए। आई होप आपको क्लैरिटी आ रहा होगा सेक्टर एनालिसिस के ऊपर। अगर कुछ यहाँ पे मेरा ओपिनियन या फिर मेरा एनालिसिस आपके साथ मैच नहीं कर रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसके वजह से एफएमसीजी इतना जोर से तोड़ रहा है, आपके पास अगर कुछ एनालिसिस है तो कमेंट के ऊपर बताएं। इसके साथ ही और कौन से सेक्टर हैं जो मार्केट में अभी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है या फिर आने वाले समय में भाग सकता है, उसके ऊपर अगर वीडियो बनाऊं तो काइंडली शेयर कीजिए कमेंट आपका, मैं आने वाले समय में उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉग।